इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वही खासम खास प्रोग्राम जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता। और आज के शो में बहुत खास है, तो क्या देख रहे खास इंसान हमारे शो में आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी शो में बताऊंगा ही, और मैं और मेरी सहयोगी नमिता बताएगी। लेकिन सबसे पहले नमिता को बुला लेते हैं जो यूएस से है और मैं इंडिया से हूँ। तो नमिता, आप कहाँ हैं? आइए तो जरा। हेलो हेलो एवरीवन। तो भी आज के हमारे गेस्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक मैं उनको ऐसे सोच रही हूँ जैसे होता है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई अपने गुरु का नाम लेता है तो ऐसे कान छूटा है, ऐसे वाला। वैसे वो गेस्ट है हमारे। हम उनका नाम नहीं लेंगे, कान छुएंगे, क्योंकि वो अगर कहें कि न्यूज इंडस्ट्री के चाणक्य हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम उनकी बारे में और ज्यादा बोले और उनको इनवाइट करें, एक हल्की सी झलक उनके बारे में दिखाते हैं। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता के आज के हमारे गेस्ट हैं हिंदी न्यूज इंडस्ट्री के चाणक्य विनोद कापड़ी। इन्होंने स्क्रीन पर रहकर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे से सिंगल हैंडेडली कई शोज और न्यूज चैनल को बनाया है नंबर 1। जब इन्होंने फिल्म्स बनाने का फैसला किया तो वहाँ भी अपनी छाप छोड़ दी। मिस तनकपुर हाजिर हों और पीहू जैसी मूवीज से सबको चौंका दिया। अपनी पहली ही डॉक्यूमेंट्री कैन टेक दिस शिट एनीमोर पर नेशनल अवार्ड जीता और 1232 किलोमीटर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज करके आम जनता के दिल पर घर कर लिया। 1232 किलोमीटर को अब एक किताब का रूप देकर वो बन चुके हैं ऑथर भी। मतलब कोई काम छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी से, फिल्म मेकर एंड टीवी जर्नलिस्ट विनोद कापड़ी। जैसे तुम लोगों ने शुरू किया ना, इतना मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि मैं पता नहीं 20 साल पहले के न्यूज रूम में कहीं पहुंच गया हूँ एकदम। और फिर मैं जब 10वीं में पहुंचा तो मैंने ये कहानी लिखी बच्चों के लिए, और मैं बहुत डरते डरते हमारे बरेली में, मैं उस वक्त सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, और बरेली में एक अखबार था, बड़ा मशहूर अखबार था, उस वक्त का सबसे बड़ा अखबार था, आज भी बड़ा अखबार है पूरे यूपी का और देश का, अमर उजाला उसका नाम है। अच्छा। और मैं उनके दफ्तर में पहुंचा, गेट पे जाके पहुंचा, और मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी कहानी छपवानी है। और मेरी हैरानी तब हुई जब उस कहानी के छपने के करीब करीब 10-12 दिन के बाद घर में पोस्टमैन आया। उसने कहा आपके नाम मनी ऑर्डर आया। तो अरे मेरे नाम मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा 15 रुपए का मनी ऑर्डर आया। मैं उसको आज इस मंच पे स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया, कम से कम 40-50 डॉक्यूमेंट्रीज की, और सबको बहुत सराहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि एडिटर बनते बनते और चैनल का हेड बनते बनते मैं था वो मैं नहीं रहा, और मैं अंदर से कुछ करप्ट हुआ। लेकिन अब मुझे ये रास्ता बदलना चाहिए, और इसीलिए 2013 में मैंने फैसला किया कि अब मुझे न्यूज़ टेलीविजन को विदा करना है और फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है। सर, आपने इतने सारे न्यूज चैनल्स में काम किया और खुद भी बुलंदियों में पहुंचे और उस न्यूज चैनल को भी नंबर 1 बनाया, लेकिन एक ऐसा कॉमन चैलेंज आपको क्या आया हर एक चैनल में जो आपने फेस किया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो बड़ा चैलेंज था वो मुझे लगता है कि हमेशा से रेटिंग्स का प्रेशर था। रेटिंग्स को लेकर के बहुत प्रेशर रहा हर जगह, और मेरा ये दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, चाहे वो जी न्यूज़ था, उसके बाद स्टार न्यूज़ था, फिर उसके बाद इंडिया टीवी, और फिर उसके बाद फाइनली न्यूज़ एक्सप्रेस में तो बंदी हो गया था बहुत जल्दी, या टीवी 9। एक दुर्भाग्य है, सौभाग्य वो ये रहा कि एक धारणा बना ली गई कि ये जहाँ भी रहेगा तो रेटिंग तो आ ही जाएगी। तो वो एक मैं उस एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ हमेशा किसी भी चैनल में पहुंचता था, और वो एक ऐसी एज थी, मतलब
2002 में जी न्यूज में एडिटर हुआ, फिर 2005 में 4 में मैं स्टार न्यूज चला गया। तो वो बहुत ही कम एज थी, मतलब मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी उस वक्त थी नहीं खबरों को समझने की या खबरों को काम करने की। लेकिन उसमें ये जो रेटिंग वाले गेम में मैं फंसा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे हमेशा लगा, और उसने मुझे परेशान भी किया, उसने मुझे थोड़ा बहुत करप्ट भी किया, उसने मुझे सफलता भी दी, लेकिन उसी ने फिर मुझे उससे निकाला भी। उसी ने मुझे एक एहसास भी कराया कि नहीं यार, इनफ नाउ, अब ये नहीं करना है, अब ये इससे निकलना है। तो वो एक पूरा एक माया जाल था, वो विशियस सर्कल था, उस सर्कल में मैं फंस गया, और मुझे उस साइकिल में फंस गया। मुझे लगता है कि उस साइकिल में अभी मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोई मैच्योरिटी होती, थोड़ा सा कोई समझाने वाला होता, बताने वाला होता कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप 30, 31, 32 साल की उम्र में अगर फैसले लेने लग जाएं चैनल के, तो फिर कोई आपको मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है, किसी ने नहीं सर, संपादक को कौन समझाएगा? चैनल का संपादक आपको समझाएगा कौन? किसकी हिम्मत है संपादक साहब अगर कर आप? नहीं, हम लोग इतने बड़े सीनियर होते थे, मतलब सुनते थे, सबकी बात सुनते थे, समझते थे, पर कोई वो एक होता है ना कि थोड़ा सा गाइड करते कि नहीं यार ये अब एक आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है एक कमी थी, जो एक तो आपको लगता है सर कि अगर आज इस उम्र में अगर आपको वही जिम्मेदारी दी जाए तो आप चीजों को अलग से हैंडल करेंगे? हाँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी हमने जब 2.5 साल पहले, 2 साल पहले TV9 भारतवर्ष की कल्पना, एक्चुअली मैं वापस न्यूज में आना नहीं चाहता था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो उस कंपनी का CEO रहा, रवि प्रकाश, उसी ने TV9 को खड़ा किया। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं हिंदी स्पेस में आना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा यार मैं बहुत ऑलरेडी मैं प्रायश्चित वाले मोड में हूँ, मतलब मैं न्यूज से निकल करके प्रायश्चित वाले मोड में हूँ, तो मैं अब न्यूज में काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया अब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, एकदम फ्रेश सोच के साथ तुम आओ, फ्रेश सोच के साथ तुम करो। तो जब मैं TV9 हम लोगों ने कल्पना की उसकी कि ये चैनल कैसा होगा, किस तरह के स्टूडियोज होंगे, कैसा होगा, तो सारी की सारी प्रोग्रामिंग, मतलब सब लोग मेरे इंडस्ट्री में जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी लोग थे, वो सब लोग देख के हैरान थे कि ये विनोद कापड़ी को अचानक क्या हुआ। ये मतलब जो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब ये शैतान से साधु कैसे बन गया है, इसको अचानक क्या हुआ कि एकदम ये जो आदमी दिन में 3 बार नॉन वेजिटेरियन खाता था, वो अचानक आकर के घास फूस खाने लग गया और फल फ्रूट्स और ये सब खाने लग गया। मतलब मैंने और बताया, मैंने कहा कि ये मेरा प्रायश्चित का कंटेंट है। ये अगर मैं आप टेलीविजन में, और मैंने रवि को भी ये कहा, मैं जो मित्र थे मेरे, मैंने कहा देखो अगर मैं टेलीविजन में अब आऊंगा तो मैं टेलीविजन को मैं जो मुझसे गलतियां हुई, एक तो मैं उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, और दूसरा मैं टेलीविजन को, जो टेलीविजन अब हो गया उसको बदलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और मुझे पता है कि ये सफल होगा, तो धीरे धीरे लोग उसके पीछे जाएंगे और धीरे धीरे हमारा पूरा टेलीविजन ठीक हो जाएगा। तो मैं उस उद्देश्य के साथ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रवि का अपने प्रमोटर्स के साथ में विवाद हुआ, जिसके बाद रवि को कंपनी अपनी छोड़नी पड़ी, क्योंकि दोनों पार्टनर्स थे, वो लोग बेसिकली वो भी पार्टनर थे, तो रवि को कंपनी छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने कहा कि रवि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था, तो अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। उसके बाद फिर मैंने उनको भी अलविदा कह दिया 1.5-1 साल के अंदर ही। शायद मैं 1 आध साल रहता तो हम लोग जो कंटेंट सोच रहे थे और जो मेरा प्रायश्चित था वो पूरा हो जाता, और टेलीविजन शायद आज जिस तरह का दिख रहा है वो नहीं दिखता शायद। मतलब मैं बहुत पूरी विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने भी आदमी अभी तक एक्सपेरिमेंट किए, अभी तक कोई फेल नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो जरूर होता। चलिए, बिल्कुल होगा सर, चिंता जी हाँ, जिस मनस्थिति से और जिस इच्छा शक्ति से आप काम कर रहे हैं अवश्य वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन सर अगला जो सेगमेंट है वही होगा जो हम चाहते हैं। इसमें आप ना नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते, पास नहीं बोल सकते। आपको सवालों के जवाब देने होंगे, कितने भी खतरनाक आ जाए, और सवालों के जवाब देने के बाद आपको अंत में मिलेंगे कम से कम 8 समोसे। हाँ बिल्कुल देंगे भाई। 8 समोसे, लेकिन 15 रुपए में नहीं आएंगे ओपी। 500 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे। अरे हरी और लाल चटनी के साथ। पहला सवाल है सर कि आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किस में लगता है? बुक लिखने में, चैनल रन करने में, फिल्म बनाने में, या घर का राशन लाने में? मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज
लगता है वेट कम करने में। अरे मु- मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले 12-13 साल से एकदम जबरदस्त फिटनेस फ्रीक हो चुका हूँ और मेरे को 100 ग्राम भी, मैं रोज दिन में 3 बार अपना वेइंग मशीन में वे करता हूँ और 100 ग्राम भी बढ़ जाता है तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि यार ये कैसे हो आय गया, हाय। ये कैसे हो गया। नहीं, मेरा उल्टा है, मेरा 100 ग्राम बढ़ता था, मैं खुशी के मारे पतला हो जाता, 100 ग्राम बढ़ गया आज मेरा। नहीं, मैं अब तो वो ना पिछले एकदम 20 साल से कम ऑब्सेशन। करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। नहीं तो मैं तरीके बता देता हूँ, जैसे हाँ। मैंने अभी आपके सामने जो खा रहा था, उस वक्त इंडिया में साढ़े 6 बज रहे थे, तो मैंने 2 अंडे का ऑमलेट ले लिया था, ये मेरी आखिरी डाइट है। अब इसके बाद मैं रात में अब कुछ नहीं खाऊंगा। ओह हद से हद ओके। कुछ भूख लगेगी तो दूध पी लूंगा या एप्पल कुछ खा लूंगा। तो नॉर्मली मैं 7 सवा 7 के बाद कुछ नहीं खाता हूँ और उसके बाद फिर वो सुबह जिम रहता है 2-2.5 घंटे, और अगर 100 ग्राम 150 ग्राम बढ़ गया और 1 किलो बढ़ गया, तो अगर 200 ग्राम बढ़ गया तो मेरा 1.5 घंटे 1-2 घंटे का वर्कआउट हो जाता है। 1 किलो बढ़ गया तो फिर मेरा वर्कआउट 2.5 से 3 घंटे का हो जाता है। ओह माय तो गॉड। मतलब सर ये रिजीम तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, 2-2.5 घंटे और 6:30, लेकिन हाँ इट्स कमेंडेबल। तो हम मान सकते हैं कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर एक ये बहुत सिनेरियो बड़ा है, चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पीसीआर में बैठे, आपने बहुत सारे एंकर्स को डायरेक्ट किया, आपकी वाइफ खुद एक एंकर हैं, तो एक सिचुएशन ये है कि आप पीसीआर में हैं और आपकी वाइफ एंकर कर रही हैं, तो कमांड किसकी चलती है उस वक्त? आपकी चलती है या वो उनकी कमांड चल रही होती है? कमांड मेरी चलती है, वो तो चली, क्योंकि क्योंकि मैं जब न्यूज़ रूम में रहता हूँ या पीसीआर में रहता हूँ तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं देखता हूँ, मतलब कोई किसी को नहीं देखा। मतलब आप जितने भी, बहुत सारे एंकर्स ने आप लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने आपके साथ काम किया, तो मेरी एक बहुत क्या कहते हैं, मेरी ख्याति जिसकी वजह से मैं बहुत बदनाम था, और वो बदनामी बदनामी मेरी ये थी कि मैं बहुत चिल्लाता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, और मतलब ऐसा चिल्लाता था कि मतलब मूर्ख हो तो, मतलब, और मूर्ख में जो ऊ की मात्रा पे इतना बड़ा वो स्ट्रेस रहता था कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुझे लगता था कि यार ये छोटी-छोटी गलतियाँ कोई रन डाउन में है, कोई एंकर कैसे कर सकता? तो चाहे वो वाइफ हो या भाई हो या कोई हो, दोस्त हो, करीब से करीब दोस्त हो, अगर प्रोफेशनली कुछ गड़बड़ हुई तो वो तो बचने वाला नहीं है। आपकी कमांड चलेगी, ओके। सर आपका ये बताइए कि आपका फेवरेट एंकर कौन है जिसके साथ आप एंकर करना चाहते हो? कोई है? यार मेरा बड़ा मन था, क्योंकि 1999 के इलेक्शंस थे लोकसभा के, और वो एक पहला भारतीय टेलीविजन का पहला मौका था जब हम लोग लाइव गए, और उस वक्त चैनल था जी इंडिया टीवी। उसका नाम जी न्यूज नहीं था, उसका नाम था जी इंडिया टीवी, उसका नाम था। और उस वक्त तक कोई और चैनल नहीं था भारत में, और 24/7 कोई चैनल नहीं था, और वो चैनल हम लोग शुरू हो चुका था, और मैं एक प्रोड्यूसर था और मैं पैनल पे रहता था। और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि जो मैं लगातार 2 लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता था, वो होता था विनोद दुआ और सईद नकवी। तो ये दोनों लोग, दोनों मेरे एंकर थे, और मतलब मैं हार्डली 27-28 साल का लड़का, और मैं इनको बताता था कि ओपनिंग हम ऐसे करेंगे, पहला पैकेज ऐसे चलेगा, उसके आगे करेंगे। उस वक्त तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी, और पूरा एक मिनट का मेरे पास रन डाउन और पूरा प्लान मेरे पास रहता था। तो मैं जिस एकदम बहुत ही कैजुअल तरीके से सईद नकवी जिस तरह से एंकर करते थे, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं या तो इनके साथ कभी एंकर करूं या इनके जैसा कभी एंकर करूं, क्योंकि एक उनका लाइव था, लॉर्ड स्वराज पॉल के साथ हम लोगों ने फिक्स किया था। लॉर्ड स्वराज पॉल लंदन में थे और इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए थे, तो सईद नकवी एकदम पहली बार वो टीवी कैमरा पर था, वो डॉक्यूमेंट्रीज में करते रहते थे, लेकिन लाइव वो पहली बार कर रहे थे। तो अब वो स्वराज पॉल को इनकी आवाज नहीं गई, ये सब लाइव में चल रहा है, स्वराज पॉल को इनकी लाइव आवाज नहीं गई, और तो गई लेकिन कम गई। तो लॉर्ड स्वराज पॉल ने वहां से कहा, अरे साहब आप थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ हम तक।
तो अब यहाँ से सही नकवी बोले, अब अमा यहाँ से हम चिल्लाएंगे तो नहीं, जितना हम बोल रहे हैं उतने में तुमको समझना है तो समझ लो, नहीं तो हम किसी और से बात करेंगे। तो मैंने शो के बाद उनको कहा, जब ब्रेक था, मैंने कहा सर मतलब लाइव में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। लाइव में आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि भाई जितना समझना है तो समझ लो, नहीं तो हम किसी और से बात करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। नहीं यार, कोई बात है, उस तक आवाज नहीं पहुंच रही तो हम क्या करें उसमें, तुम देखो अपना पूछो कि नहीं आवाज जा रही, हम क्या करें, हमसे क्यों बोल रहा है वो। तो वो एकदम मतलब बेतकल्लुफ होकर के वो एंकरिंग करते थे, और वो इतनी बड़ी उनकी ताकत बनी, जिस तरह से वो करते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, तो इतनी बड़ी ताकत बड़ी। मुझे लगा कि एंकर्स को या जब भी मुझे मौका मिले तो इसी तरह से एकदम बेतकल्लुफ होकर के शो करने चाहिए। तो आज की तारीख में ऐसा कोई है एंकर जो आपको लगता है कि वो रेप्लिकेट कर पाएगा, डुप्लीकेट कर पाएगा? नहीं, अब आज की तारीख में तो सच्ची बताऊं तो कोई नहीं है, क्योंकि अब तो मतलब सीरियसली अब चीखना चिल्लाना ज्यादा हो गया है। जो लोग अच्छा करते थे वो सब लोग टेलीविजन छोड़ चुके हैं, टेलीविजन में ना के बराबर है, उनके लिए अब स्पेस बची नहीं है किसी भी तरह के शो करने की, किसी भी तरह के काम करने की। क्योंकि अब तो पहली शर्त ये है कि आपको आपके चेहरे पे बहुत बड़ा गुस्सा होना चाहिए, आपको चीखना चिल्लाना चाहिए, आपको जो पार्टी के स्पोक्समैन आ रहे हैं उनको उनके साथ बदतमीजी करनी है, उनको झूठ बोलना है। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसी हो गई कि अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप किसी पे एक पे उंगली रख दें और कहें कि नहीं ये बहुत बढ़िया है। तो अब मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 साल में तो हालात और बहुत खराब होने वाले हैं। मतलब मुझे लगता है कि मतलब अब आप देखिए ना कि मैं वो उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उस चैनल का एंकर वो रिवॉल्वर पिस्टल लेके खड़ा रहता है, पोज देता रहता है। मतलब और सोचिए आप, मतलब हो क्या रहा है, आप न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल रिवॉल्वर लेकर खड़ा हुआ हो कि हम जाकर के मार देंगे इनको और मुल्लों को मार देंगे कर देंगे। मतलब आप सोचिए, और यही चीज अब ये पहले आपको ये वन ऑफ होता था, ये फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको हम बोलते थे। आपने बहुत इंटरव्यूज लिए होंगे, जब किसी को हायर करते हैं तो क्या एक क्वालिटी आप जरूर देखते हैं उस इंसान में? मुझे सिर्फ एक चीज लगती है, और वो बहुत बेसिक चीज लगती है नमिता, वो सिर्फ इतना ही लगा हमेशा कि मेरा कभी नहीं मानना है कि जो फ्रेश लड़का है या फ्रेश लड़की है, 2-3 साल 4 साल का करियर है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि एक बहुत बेसिक चीजें जो आसपास आपके हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मतलब अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है और न्यूज चैनल में काम कर रहा है, तो उसको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि विधेयक और अध्यादेश में क्या फर्क है। मतलब अगर वो 5 साल से काम कर रहा है कि बिल और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। लेकिन हम लोग बस इतना ही हम लोग सोचते हैं कि यार चलो हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे कि WTO में क्या होने वाला है, हम लोग तुमसे ये भी बात नहीं करेंगे कि IMF क्या करने वाला है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से क्या होगा, डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब हमारे देश में तो बहुत सारी इश्यूज है जिस पर आप बहुत रूरल एरियाज में क्या हो रहा है उसके लिए हम बात नहीं करें। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि क्योंकि हम लोग टेलीविजन में मैंने हमेशा देखा कि बहुत लाइव सिचुएशन में एंकर को फंसना पड़ता है, रिपोर्टर को फंसना पड़ता है। तो उसको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, बिल और विधेयक में बिल और उसमें विधेयक और अध्यादेश में क्या फर्क है, बिल और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। तो मैं बहुत देख के हैरान होता हूँ कि जब हम लोग TV9 के ही इंटरव्यू कर रहे थे और कई लोग आए अलग अलग चैनल्स में 7-7 8-8 साल काम कर चुके हैं और बड़े सब लोग अच्छा ही अपने आप को सब बता रहे थे और होंगे भी सब लोग, लेकिन बहुत ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता थी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या कौन सी जनरेशन है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग को इंटरव्यू किए गए थे तो रजत शर्मा या बाकी लोग जो इंटरव्यू करते थे मतलब आपकी खाल उतार देते थे। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि आपको लगता था कि आप कहाँ फंस गए हो। लेकिन अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब और तो ये बेसिक मतलब थोड़ा सा आसपास पता होना चाहिए, और खासतौर पे जिस प्रोफेशन पे आप जा रहे हैं तो उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अब एक बहुत उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो 5-7 साल से 8 साल से एंटरटेनमेंट कर रही थी और एंटरटेनमेंट की अच्छी एंकर मानी जाती है। और चलो एंटरटेनमेंट अच्छी बात है आप कर रहे हो। आप उनसे एक बेसिक सवाल, मेरे साथ में थे अजीत अंजुम, उन्होंने सिर्फ एक बहुत बेसिक सवाल कहा कि यार आप आज के दौर के 5 अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम बता दो। अब यार ये बहुत बेसिक बात है, आप 7 साल से एंटरटेनमेंट कर रहे हो, एंटरटेनमेंट शो को एंकर कर रहे हो, तो आपको 7-5 म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब वो एक भी म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं बता पाए। अरे तो सीरियसली एक भी
और याद आ रहा है मैं मिस कर रही हूँ, याद आ रहा है मैं मिस कर रही हूँ, उसने वाला म्यूजिक गाना किया था, गाने बता रही, अरे तो गाने आप बता रहे हो अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर आपसे पूछ रहे कौन म्यूजिक डायरेक्टर, 5 म्यूजिक डायरेक्टर के नाम बता दो। तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बेसिक सी चीज थी जो आज ये सब लोग लैक कर रहे हैं। मतलब आप शोज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत बड़ी गलती क्या हो गई नमिता, कि आज में ना, आज लोगों को सबको लगने लगा है कि अब तो क्या है, खट से गूगल किया पता चल जाएगा। लेकिन जर्नलिज्म में ये आपको, क्योंकि आप अचानक लाइव सिचुएशन में फंसते हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है। वहां पे गूगल तो नहीं कर सकते। हाँ, वहां गूगल नहीं कर सकते। आपको असाइनमेंट फोन करेगा और ये बताएगा कि साहब इस म्यूजिक डायरेक्टर की डेथ होगी, नाम बताएगा, वो ये भी नहीं बताएगा म्यूजिक डायरेक्टर। वो आपको सिर्फ फोन करेगा एज एन एंटरटेनमेंट एडिटर या एंटरटेनमेंट एंकर, आपको फोन करेगा, यार सुनो नमिता, ये जो भी अमुक नाम है इसकी डेथ हो गई, तुम्हारा फोन लेना है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर है, और आप 5 साल से एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो आप तो गए। और उसी वक्त वो खट से असाइनमेंट पैच कर देता है 5 सेकंड के अंदर। हाँ जी बताइए, मैं भी गई। नमिता तो बोली कि मैं भी गई, वो भी मैं भी गई, मैं नहीं आ रही लाइव। कुछ कनेक्शन मिल नहीं रहा है, सॉरी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ये भी होता है। तो जब ये हो तो समझ जाइए कि ये क्यों हो रहा है। तो सर ऐसा होता है आप पीसीआर में बैठे हैं और कोई एंकर एक्चुअली में ऐसे फंस गया, उसे नॉलेज ही ना हो, और आपने बताया हो कि ये है ऐसा। नहीं, ये तो एक बहुत ही मतलब उसके, मैं उस घटना की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। हम लोगों ने क्या किया था कि जब मैं इंडिया टीवी में पहुंचा, तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला यार देखो, ये जो एंकर्स हैं, ये मेरा हमेशा से ही मानना था कि ये एंकर्स जो है अपना आधे घंटे का बुलेटिन करने के बाद 3 घंटे तक इनका बुलेटिन नहीं होता, पता नहीं मेकअप रूम में जाके क्या करते रहते हैं, ये पूरा टाइम वेस्ट है। तो इन लोगों को भी प्रोडक्शन में लगाओ, इन लोगों को भी डेस्क पे लगाओ, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। तो तो हुआ ये कि पंजाब से खबर थी, एक एंकर को उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको 2-3 साल ही हुए थे, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस 2-3 घंटे में जब उसके शोज नहीं है तो वो अपना प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो अचानक खबर आई कि पंजाब में कोई क्राइसिस हो गया। तो जैसा प्रोड्यूसर होता है, वो बोलता है, उसने बोल दिया, उसको जो भी उसका नाम था, उसने कहा सुनो हेडलाइन चेंज कर रहे हैं ना, उसमें एक हेडलाइन पंजाब की ले रहे हैं और तुम उसमें 2 शॉट बादल के लगा देना। उसने कहा ठीक है। मैं समझ गई। तो जब हेडलाइन चली तो देखा बादल, तो ऊपर क्लाउड, ये क्या है ये? तो उसने कहा मैंने बादल कहा। तो हमने, तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप न्यूज चैनल के गेट के अंदर भी घुस रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैंने कहा भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको उसका पूरा जन्म पत्री पता हो, वो कब से राजनीति में था नहीं था। आपको जब लाइव सिचुएशन में यही बोलेगा यार पंजाब से खबर आई है, दो शॉट बादल के भी डाल देना, एक उसका डालना है, 2 शॉट बादल के डाल देना। अब बाकी सब ठीक कर दिया आपने, लेकिन आपने दो शॉट बादल के डाल दिए। तो मेरा यही कहना है, आपको एक गाना है किसी भी भाषा में, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे एक इंटरव्यू में सुना था आपका, तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप? नीरज जी का लिखा हुआ है, अब तो गोपाल दास नीरज रहे नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है और वो हर जगह हर महफिल में मैं सुनाता हूँ, हर पार्टी में लोग कहते हैं अब तो ये वही सुनाएगा, सबको पता है कि यही सुनाता है। अब मैं बदलूंगा, अगली बार जब आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं अपने गाने बदलूंगा, लेकिन इस बार आपको वही सुनाता हूँ। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें
कई कई बार, वाह! कई बार। चलिए सर, आपने अपने बालों का राज हमें बता दिया कि ये जो बिखरे बिखरे से बाल हैं ये अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है। ये आपकी दाढ़ी हमेशा एक मतलब सिंबल रही है, इसका क्या राज है? किससे इंस्पायर हुए हैं, मुझसे नहीं, या फिर किसी और से? हाँ, किससे इंस्पायर हुए? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे गया स्टार न्यूज में 2004 में, तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल क्लीन शेव ही रहता था। और उस वक्त तक क्या हुआ कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 104 105 तक पहुंच गया था, एक वक्त तो 110 तक भी पहुंच गया था। ओह, अच्छा। और एकदम गोलू मोलू गोल सा सब कुछ हो गया था। धीरे धीरे जब मैं बॉम्बे गया और वहां पे मैंने वर्कआउट और जिम और सब फिटनेस को लेकर ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि उस वक्त एक ऐसा दौर था कि मैं कुछ देवदास वाले मूड में था। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत देवदास वाले मूड में था जब मैं बॉम्बे गया। बहुत ही एक बड़ा ख़राब सा दौर था वो। और उस दौर में मैंने सोच लिया था कि अब मैं पूरी लाइफ शेव नहीं करूँगा अरे! और पूरी लाइफ में एकदम रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, जैसे आज मोदी हो गए उस तरह से रखूँगा। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस जाता था तो कलीग्स सब बोलते थे, यार क्या तू ये सब देवदास बना घूम रहा है, इसको ट्रिम करा। और फिर मैं धीरे धीरे ट्रिम कराना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक लग रहा है, अब इसको ऐसे रखते हैं। तो वो बस बहुत एक्सीडेंटली होता चला गया। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि, और उसके बाद क्या हुआ कि वेट भी रिड्यूस हो गया और सबने कहा कि नहीं अब ये बियर्ड और ये सब अच्छा लग रहा है तो इसको कंटिन्यू रखो। फिर वही 15 साल से 20 साल से फिर वही कंटिन्यू कर लिया। उससे पहले एक सवाल, लास्ट का सवाल सर, एक सवाल उसका जवाब देना पड़ेगा। कौन सा इंसान है आपके जीवन में जिससे आपको डर लगता है? नाम बता दो फटाफट से। या मुझे ना डर किसी इंसान से नहीं लगता है, मुझे डर लगता है खुद से। मुझे लगता है कि कोई भी काम खुद मतलब ये बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो, आपको तकलीफ हो, आपके परिवार के लोग तकलीफ में आए, आपके बच्चे आप तकलीफ में आए, आपके परिवार, फैमिली, आपकी वाइफ, आपके पिता, सब लोग तकलीफ में आए और वो उनसे आप नजरें ना मिला पाओ। वो एक बहुत बड़ा डर है। और आज का जो वक्त है वो बहुत खराब वक्त है, और ऐसे वक्त में जब आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपके पीछे मतलब पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत बड़ा आईटी सेल लगा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सच कहते हैं। मतलब कैसे कैसे कमेंट्स और कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी मैसेजेस पहुंचते हैं सरकार की तरफ से। तो सर, जाते जाते आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया दोनों के साथ इस शो के साथ, तो इस शो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे इस शो के बारे में जो बहुत अच्छी बात अभी तक ये लगी, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ भी आज तक दिल खोल करके इतनी सारी बातें, मतलब जो बिल्कुल दिल से जो बातें होती हैं वो दिल से बातें कहने का मौका मिला। आप दोनों ने मुझे इतना कंफर्ट दिया, इतना रिलैक्स किया कि मुझे लगा कि मैं मतलब पूरा जो कुछ मेरे अंदर है और जो कुछ चीज़ें मैंने अभी छिपा के भी रखी, मतलब मन तो कर रहा था कि सब कुछ बोल दूं, लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन मन ऐसा कर रहा था कि सब कुछ बोल डालूं आज, तो ऐसा फील कराया। और ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस पूरे शो की, या कहें या जो भी हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई उसकी। तो अब हमारी एक शर्त लगती है मेरी और ओपी की हमेशा, कि गेस्ट से पूछना है कि इसमें आपके फेवरेट ओपी और नमिता में से कौन है? ये तो मैं बता ही नहीं सकता, मेरे लिए दोनों फेवरेट हैं। मेरे हमें दोनों लगा बहुत फेवरेट। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छी बातें की हमसे और इतना कीमती समय अपना दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए और आपने बहुत हमें टाइम दिया, और थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आज हमारे गेस्ट खासम खास, जो एक फिल्म मेकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, प्रतिभाओं के इतने धनी हैं कि नमिता आनंद आ गया उनकी के बारे में इतना कुछ जानकर, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। आज उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर हमारे अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता में उन्होंने कही।
क्या बोलेंगे आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है ओपी, हमने उनसे इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ। इतने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, और मुझे तो ऐसा लगा कि हम शायद उनके अंदर से 1% ही निकाल पाए। उनकी इतनी बड़ी जिंदगी, लंबी तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अभी वो खुद 50 साल के ही हुआ है, उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी में से शायद हम एक छोटी सी बूंद ही निकाल पाए उनकी जिंदगी की। तो हाँ। कोशिश करेंगे कि हम वापस से कभी उनसे बात करें। और अभी के लिए बहुत मजा आया, और अगर आपको मजा आया है जो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।